हेलो क्लास 10 स्टडीज चल रही हैं आपकी। फिजिक्स के चैप्टर 1 का 2 वीडियोज आपको मिल चुका है, ठीक है। और आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसको देख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज करा देता हूँ और आगे के टॉपिक्स को आज कवर करते हैं। और कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहाँ से जाके, ठीक है। तो क्वेश्चन और देखते हैं आगे। फोर्स ऑफ 525 न्यूटन मीन्स फोर्स इज गिवन एज 525 न्यूटन, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है विच प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 420 न्यूटन मीटर। टॉर्क इज गिवन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, torque is given as 420 Newton meter. Okay, calculate the shortest distance between the point of application of force and turning point. Means perpendicular distance हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें टॉर्क का क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क का क्या था फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 420 की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर 525 दिया गया है इनटू, मैं इसको डी लिख देता हूँ या फिर स्मॉल डी से डिनोट कर दो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 420 अपॉन 525, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे 5 से, 5 1 जा 5 5 जा, देन 5 8 जा 5 4 जा, ओके। और क्या हो सकता है इसमें, और कैंसिल आउट हो सकता है। तो डिवाइड करोगे इसको, 84 को 105 से डिवाइड 0.34। डिस्टेंस किसमें दिया है, न्यूटन, यहाँ पर मीटर में है, तो डिस्टेंस किसमें आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर जो है वो इसका रिजल्ट आ रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पूछा गया है वो कितना आ रहा है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, सॉरी नॉट न्यूटन, 0.8 मीटर। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन होता है फॉर्मूला। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मीन्स क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट लगते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होते हैं। तो बॉडी कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला जाता है। मीन्स उसमें उसके मोशन में, उसके स्पीड में फिर इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, सीजी इसको डिनोट करते हैं सीजी से, या इसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टर्म होता है, जब कोई बॉडी एक पॉइंट पर बैलेंस हो जाती है, जैसे ये मार्कर है तो ये यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, मीन्स इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं, इसका मास जितना है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स, देखो मास क्या होता है, मास अलग अलग पार्टिकल्स का सम होता है। इसमें जो पार्टिकल्स अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सब का सम जो होता है वो मिलकर मास बनता है। तो जो पूरा मास है इस बॉडी का वो इस पॉइंट पर
जहां पर ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ये यहां पर ये इस पॉइंट पर बैलेंस हो जा रहा है, ये गिरेगा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है, मीन्स सारा मास इसका यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है एक साथ। तो ये यहाँ पर बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है रेगुलर बॉडीज का तो फिक्स होता है, रेगुलर बॉडीज जो होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है कि कौन से पॉइंट पर मिलेगा। जैसे एक सर्कल हुआ या एक डिस्क हुआ तो वो सेंटर पे होता है। ये डिस्क अगर मैं बनाऊँ तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने अभी मार्कर का एग्जांपल दिया, दिस इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, तो अगर सिलेंडर या फिर रॉड की बात करेंगे तो ये फिर यहाँ पर होता है, ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी। तो जो फिक्स हैं उनका तो पता चलता है, बट आपकी बुक में दिया गया है बाकी सब पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है तो आप देख लेंगे। जो फिक्स होता है उसका तो हम निकाल सकते हैं रेगुलर बॉडीज का। तो अगला टॉपिक जो है वो इसी के लिए है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डिटर्मिनेशन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला जो है उसमें है वो रेगुलर बॉडीज के लिए है। अब रेगुलर बॉडीज का मैंने बताया अभी कुछ एग्जांपल्स दिए, उसी तरह से उसमें फिक्स होता है पॉइंट कौन कौन से होंगे। सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। देखो क्या करते हैं कि इस यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक, मीन्स सामने के एंगल से इसके मिड पॉइंट तक, फिर से यहाँ से मिड पॉइंट तक सामने के साइड पे, और फिर यही काम यहाँ से भी करते हैं। तो ऐसा करने पर मिड पॉइंट को जब हम एंगल से लाइन खींचते हैं इसके मिड पॉइंट तक ट्रायंगल के, तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कट करते हैं तीनों लाइन। तो जहाँ पर वो कट करेगा ये पॉइंट जो मिलेगा ये वाला, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एग्जाम्पल के। उसी तरह अलग अलग बॉडीज का जो फिक्स होता है उनका अलग अलग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे, इट कैन बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा उसमें। देखो अब दूसरा है इरेगुलर बॉडी में हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सपोज इरेगुलर बॉडी, ये इरेगुलर बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक पॉइंट हम यहाँ पर इसमें 3 जगह पे हम पॉइंट्स बना लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ इसको मींस एक हम फिक्स पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट पे लगा देंगे। तो ये कुछ देर पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमने के बाद फिक्स हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन खींचते हैं, फिर यही प्रोसेस इसको घुमा कर करेंगे। तो उसी तरह यहाँ से भी हमें एक लाइन मिलेगा और उसी तरह यहाँ से भी हमें एक लाइन मिलेगा, और ये लाइन तीनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी जाकर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है 3 पॉइंट हो, और भी पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। तो यही प्रोसेस आपको करना है। एक फिक्स पॉइंट जैसे एक कील लगा दिया मैंने यहाँ पे, और उस पर मैंने इसको लगा यहाँ पे टांग दिया, हिंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो थोड़ी देर इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करने के बाद फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। जब रेस्ट पर आएगा तो वो सिंपली हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। सीधा लाइन जो जहाँ पर आकर रेस्ट पर रुक रहा है, वो जब सीधा लाइन लेंगे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है। उसी तरह हर एक पॉइंट को इस तरह से करेंगे तो लाइन ऑफ ग्रेविटी हमें मिल जाएगी, 3, 4, 5 जो जितना भी पॉइंट हम कर रहे हैं, और वो पॉइंट एक जगह पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट जो होता है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब मैंने भी बताया कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है।
अब वो कैसे होगा, देखो जैसे कोई इस तरह का शेप है, अब ये जो शेप है, ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से ट्रायंगुलर तो नहीं है बट बूमरैंग बोलते हैं इसको, बूमरैंग हो सकता है, इसको इन्वर्ट करते हैं अगर तो ये बूमरैंग हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब सबसे पहले तो अगर बॉडी को मैं इस पॉइंट पर फिक्स कर देता हूँ यहाँ इस पॉइंट पर, तो हमें क्या मिलेगा, लाइन ऑफ ग्रेविटी इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही काम अगर मैं कुछ और पॉइंट्स पे करता हूँ तो यहाँ से मुझे लाइन ऑफ ग्रेविटी मिलेगा इस तरह से, फिर यहाँ से मुझे मिलेगा लाइन ऑफ ग्रेविटी इस तरह से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे अभी मैंने बताया रेगुलर बॉडीज का, उसी तरह इसमें भी करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम फिक्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको लटकाएंगे यहाँ पर जब फिक्स करेंगे तो ये सेंटर ऑफ लाइन, हमें लाइन ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी मिलेगा वो एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो देखोगे कि वो बॉडी के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वो जो ये जो पॉइंट होता है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स टीडी मीन्स फिक्स जो होता है उसका यूनिफॉर्म मीन्स एक स्पीड से चलने वाला, बट सर्कुलर में मीन्स सर्कुलरली रोटेट करने वाला। अगर कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ नो चेंज ऑफ स्पीड, देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, so its definition is the motion of a body around a circular path with uniform speed. The motion of a body along a circular path with uniform speed is called uniform circular motion of the body. But one point is more, but variable velocity means speed will be constant but velocity is with variable velocity. मीन्स अलग अलग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरह से। तो यहाँ पर देखो, रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया तो होगा ही बचपन में इस तरह से, तो वो जो पत्थर होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। बट कभी अगर घुमाते घुमाते स्ट्रिंग टूट जाए जिससे आप घुमा रहे हो, मान लो ये सेंटर है, ये स्ट्रिंग हुआ और ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। ये इज द बॉडी, मान लो सपोज दिस इज अ स्टोन, पत्थर लटका हुआ। तो ये जो स्ट्रिंग है, जब ये यहाँ पर है ना, अगर
इस तरह से इस डायरेक्शन में घूम रहा है या इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सीधे होगी। अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पर टूट जाती है, ठीक है, ये स्ट्रिंग अगर यहाँ पर टूट जाए तो ये पत्थर सीधा इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यही स्ट्रिंग अगर इस पॉइंट पर टूटती है तो ये डायरेक्टली इस तरफ मूव कर जाएगा, मीन्स चला जाएगा, स्केप हो जाएगा। मीन्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी डायरेक्ट सीधे लग रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है? सीधा एक्ट कर रही है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्या होता है अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो स्पीड है इसकी, ये स्पीड तो कांस्टेंट है, बट ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी वर्क करता है। सपोज यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी अगर इस तरफ से है तो वेलोसिटी इस तरफ चली जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर एक्ट कर रही है, यहाँ पर पहुंचेगा तो इस तरफ एक्ट कर रही है। तो हर एक जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वो अलग अलग, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो स्टेट होता है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अगला है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो समझ में आया। अब कंपैरिजन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, बट डायरेक्शन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर क्या होगा? सर्कुलर होगा। इसमें वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। लीनियर मोशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है इस लीनियर मोशन में, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। बार बार बॉडी की जो स्पीड है वो एक्सेलरेट नहीं करती, मतलब इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। और एक्सेलरेशन जो इसमें होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें भी क्या होता है? वर्क करता है एक्सेलरेशन, ठीक है, चारों तरफ जब घूमेगा तो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उस पर, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। लीनियर मोशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, और सर्कुलर मोशन में एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? A force which is directed towards the center of a circular path and always acts at right angles to the direction of motion along the circular path is called centripetal force। देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है? एक फोर्स होता है इस स्ट्रिंग पे। देखो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? स्ट्रिंग पे एक फोर्स काम कर रहा है जो टेंशन जो है, स्ट्रिंग में टेंशन होगी, तनाव होता है ना स्ट्रिंग में, जब हम इस तरह से नचाते हैं कुछ तो स्ट्रिंग में एक तनाव होता है, तो वो जो है एक वो काम करता है। और दूसरा काम करता है एक फोर्स जो इस बॉडी को अंदर की तरफ खींच के रखता है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ खींच कर रखता है इस तरफ। तो ये जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो बॉडी को सेंटर, टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट करके रखता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ओके, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² अपॉन r, where m is the mass of the body, okay, v is the uniform speed, v जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड along the circular path, and r is the radius of the circular path, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे? देखो, हैमर थ्रो देखा है?
हैमर को जब ऐसे घुमा के फेंका जाता है, घुमाते हैं हैमर को, उसके बाद थ्रो करते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तभी छूटने पर वो उस फोर्स के अपोज में काम करके दूर तक जाता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन in the nearly circular path. It is because the gravitational force of the sun acts on the planets and provides necessary centripetal force. हमारा जो सौरमंडल, ठीक है, अब इसमें हमारे जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दे ऑल आर अराउंड मेक्स अराउंड ऑन द अराउंड द सन, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस पर, जो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और प्लैनेट्स चारों तरफ मूव करते हैं अराउंड में, उससे जाके टकराते नहीं हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस के इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप देख लेंगे। अगला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द किस पे, सेंटर की तरफ होती है, बट सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, बाहर की तरफ जा फेंकती है बॉडी, मींस बॉडी को ये फोर्स जो है बॉडी को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और सेंट्रीपिटल की वजह से क्या होता है, बॉडी को अंदर सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, the force acting on a body try to takes it away from the surface of its center, सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश अगर करे, सर्कुलर पाथ के सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश अगर करे, जैसे सर्कुलर पाथ यहाँ पर है और इस पे एक फोर्स काम करेगा जो इसको सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो तभी तो जब अगर स्ट्रिंग टूटती है बीच में, चाहते हुए अगर किसी बॉडी को अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या होता है, मूव कर जाता है, सेंटर से दूर चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होगा, देखो, व्हेन अ हैमर थ्रोअर ड्राइवर इन द वॉशिंग मशीन थ्रोज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। वॉशिंग मशीन में जो यूज होता है ड्राइवर मीन्स ड्रायर नॉट ड्राइवर, ड्रायर जो होता है, ड्रायर उसको क्या करता है, ड्राइवर वो जो शाफ्ट होता है जिससे वो घूमता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइवर शाफ्ट, और ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर जो उसको मूव करने के लिए जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो मैकेनिकल के टर्म्स हैं, ठीक है, मशीन के टर्म्स हैं। जो ड्रायर होता है, ड्रायर कपड़े के पानी को बाहर की तरफ फेंकता है, तो वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो होंगे वही उससे रिलेटेड होंगे। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स आपको शायद नहीं होंगे, बेंडिंग मोमेंट और उससे होंगे। तो इतना जो टॉपिक है वो आपको कवर कर लेना है, जो थियरी है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप कोशिश करिए खुद से करते रहिए, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही है, और ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है, फर्स्ट चैप्टर फोर्सेस। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट में या तो हम इसके न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस कर लेंगे या फिर क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इसके, कुछ बेंडिंग जो मोमेंट होंगे, मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको मैं करा दूँगा आप लोगों को, और ये फोर्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पर होगा। ओके, थैंक यू।